गलतियाँ आप कहें, नेग्लिजेंसेस कहें, नाअहलियाँ कहें, वो तो अरबों में पहुँचती हैं, बल्कि खरबों तक पहुँच गया होगा आज तक। अगर सारा बजट मतलब 47 से आप देखें तो हमारी इस 10 ईयर में उस 4 महीने में अरब के करीब तो वो एडजस्टमेंट्स हुई हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के ताहिर अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि है तो बड़ा चोली दामन का साथ, लेकिन कभी बनी नहीं है। ये एक नेशनल सी बात है, इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि ब्यूरोक्रेसी ही आपको बताती है कि आपने किस तरह काम करने हैं, बल्कि रूल्स ऑफ बिजनेस ही ब्यूरोक्रेसी ही बताती है। पॉलिटिशियंस को ज़ाहिर है उस तरह से इतना अवेयर नहीं होता। तो ये जो रिलेशन है ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिशियंस का, और ख़ास तौर पे चेयरमैन पीएसी का, तो उसको अब कैसे देख रहे हैं? आपके रिलेशन कैसा होगा इनका ब्यूरोक्रेसी के साथ? सर, आपने सवाल में दो आपके सवाल आ गए ना। एक तो जनरल बात की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस की, एक स्पेसिफाई आपने कर दिया चेयरमैन पीएसी और ब्यूरोक्रेसी। असल में बहुत कट शार्ट अगर मैं अपने एक जुमले में इसका इज़हार करूँ, वो ये है कि जितनी ब्यूरोक्रेसी आज़ाद कश्मीर की, वो फाइनेंशियल मामलात पे चेयरमैन पीएसी के सामने जवाब दे। इसलिए कि पैसा किसी मिनिस्टर ने खर्च नहीं करना होता, प्राइम मिनिस्टर ने खर्च नहीं करना होता, उन्होंने कहीं दस्तखत नहीं करने होते किसी चेक पे कहीं पे। पैसा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, हमेशा जो महकमे का सेक्रेटरी होता है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है, ठीक है, और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ही जवाबदेह है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, ठीक है, नंबर 1। ये तो क्लियर हो गई पीएसी के। और जितने सेक्रेटरीज हैं आज़ाद कश्मीर के, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जितने सेक्रेटरीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो चेयरमैन पीएसी को फाइनेंशियल मामलात में बराह रास्त जवाब दे। दूसरी जो बात आपने की कि ब्यूरोक्रेसी और उसका चोली दामन का साथ है, मैं इस पे ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी रियासत है, अभी उसके फ्यूचर का फैसला होना बाकी है। आज़ाद कश्मीर में इस दफ़ा आबद साहब मुझे क्लैरिफाई करेंगे, मेरा ख्याल 49 अरब रुपए का बजट आज़ाद कश्मीर में आया है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 40 अरब रुपया जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च हो रहा है। नॉन डेवलपमेंट बजट जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे। अब मैं ये कहूँ कि 9 अरब रुपया खर्च करने के लिए 40 अरब रुपए के मुलाजमीन रखे, लेकिन आज़ाद कश्मीर में कुछ महकमा पुलिस है, वो जाहिर है उस पर भी होगा, फिर एजुकेशन का महकमा है, फिर हेल्थ का महकमा है, फिर ये मतलब मुख्तलिफ महकमे तो हैं, चूँकि रियासत का निज़ाम तो इन्हीं तरीक़ों से चलना होता है। इस पे ये है कि जो एम्बेजलमेंट्स होती हैं, मैं इस पर बिल्कुल आप कहीं और प्रोग्राम रखें, पाकिस्तान के भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को आप बुलाएं, कोई पॉलिटिशियंस को भी बुलाएं, तो मैं अपने इस केस को साबित कर सकता हूँ कि एम्बेजलमेंट्स जो होती हैं वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए होती है। ब्यूरोक्रेसी करता, ब्यूरोक्रेट ना चाहे कोई एम्बेजलमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ी बात की है उन्होंने कि 9 इसका अरब का जो बजट है वो खर्च करने के लिए 40 अरब के आपने मुलाजमीन रखे हुए हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? आरिफ साहब, इसमें गुजारिश ये है कि दुनिया के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं ना, उनमें उल्टी परसेंटेज है। ये जो अभी ताहिर साहब ने बताई है वो मतलब नॉन डेवलपमेंट इतना कम होगा और डेवलपमेंट ज़्यादा। जो एवरेज से ममालिक हैं लाइक बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, वहाँ भी 50-50 के करीब है। और ये आज़ाद कश्मीर में नहीं, ये बदबख्ती पाकिस्तान में भी है, एवरेज परसेंटेज करीब 3 है। और मैं आपके साथत से ये खुल के ये बात कर रहा हूँ, बड़ी ज़्यादती है। क्या परसेंटेज होनी चाहिए? मैं कहता हूँ एक कामयाब रियासत के लिए 50-50 की तो हो, ठीक है। 9 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट है, वो भी अभी हमारी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, वरना हर साल ये डिक्रीज हो रहा है। और एक वक्त आ जाएगा अगर रियासत आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान सिर्फ नॉन डेवलपमेंट बजट पेश करेगी, यानी ये मुलाजमीन की तनख्वाह तो आप नहीं पेश किया है ना? नहीं, वो पहले से जाहिर है, पोस्टें क्रिएटेड हैं, उनके मामलात सारे हैं, तो वो एक महकमे किसी को तो नहीं खत्म कर सकता। ब्यूरोक्रेट्स को खत्म करेंगे या मुलाजमों को, तो वो तो पूरा मुल्क में शोर मच जाता है। वो तो पहले से है ना बजट को, ये नहीं है कि इस बजट में ये हुआ है। वो तो जिस तरह तनख्वाह, पेंशन, जो चीज़ उनकी बढ़ती है उस हिसाब से आगे जा रहा है। बड़ी मुश्किल से कहीं कर के तो ये आप थोड़ा सा डेवलपमेंट बजट रखते हैं कि रियासत की या मुल्क की कहीं डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, कश्मीर काउंसिल के हवाले से सिद्धार्थ अहमद साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि बड़ा एक शोर है कि कश्मीर काउंसिल को भी पेश होना चाहिए चेयरमैन पीएसी के सामने। होती है नहीं होती, इस पे मैं बहस नहीं करना चाह रहा। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? सर, मेरी जमात का एक तो मैं जमाती मौक़िफ़, चूँकि मैं जमात का सच ये अवारा है को प्रेसिडेंट उस जमाती मौक़िफ़ को बयान करते हैं, लेकिन एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से
और दूसरी बात यह कि रियासत जम्मू कश्मीर के एक शहरी होने की हैसियत से मतलब काउंसिल कोई मुकद्दस गाय नहीं है। मतलब आप अपनी जमात को डिफेंड नहीं करना चाह रहे? नहीं, मैं जमात को भी डिफेंड, मेरी जमात का फारूक अदर ने और हमारी जमात का भी एक स्टांस है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो काम फारूक अदर साहब हमारे सदर है उनको करे, उनकी जगह मैं बोलूँ, लेकिन हमारी जमात का भी ये स्टांस है। लेकिन मेरी अपनी जो जाती राय जो उस पे बारे में बात है कि कश्मीर काउंसिल जो है वो कश्मीर काउंसिल एक्ट 74 की पैदावार है ना, उसी एक्ट 74 में वजीर आजम भी है, उसी एक्ट 74 में सदर आज़ाद कश्मीर भी है, उसी एक्ट 74 में कश्मीर काउंसिल भी है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर काउंसिल जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होना ये चाहिए, इसमें जो इन लोगों ने किया है। और ये सारी ब्यूरोक्रेसी जो इस्लामाबाद में बैठी है या मुजफ्फराबाद में बैठी है, ये इनके अपने डायनामिक्स है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस PAC में कश्मीर काउंसिल का एक मेंबर भी शामिल होना चाहिए। यही PAC आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट बजट को भी जिस तरह चेक करती है उस तरह से कश्मीर काउंसिल के बजट को भी चेक करे, फिर ये पता चले। और फिर कश्मीर काउंसिल की मैं एक और बात इस पे ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर काउंसिल का जो रोल है वो बदकिस्मती से चंद सालों से एक मुतवाजी हुकूमत का रोल बन गया है। ठीक है, और इस पे लोगों के रोल के हवाले से हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, लेकिन मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक ही जुमले में कहना चाहता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रियासत जम्मू कश्मीर, देखे ना टैक्स जो आता है कश्मीर काउंसिल के पास, आजाद कश्मीर का जो भी टैक्स पेयर है वो जो टैक्स देता है वो कश्मीर काउंसिल में आता है। ठीक है। अब कश्मीर काउंसिल के वो जो टैक्स हमारे रियासती लोगों के जो टैक्स पर जो पैसे है, आजाद कश्मीर के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इनका हक है उसके। बॉटम लाइन ये है कि आप कह रहे हैं कि उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में? ये बड़ी बहस चल रही है, कोई इसका कोई हल बताएं कि क्या हल हो सकता है इसका? देखिए, जैसे ताहिर अनवर साहब ने कहा, मलिक साहब, बात यह है कि ज़ाहिर हमारे टैक्सेस का वो बजट है। मैं तो 100% ज़ाती तौर पे जमाती मौक़िफ़ से हट के ज़ाती तौर पे मेरा ये मौक़िफ़ है कि जितना वो डेवलपमेंट का पैसा है वो आज़ाद कश्मीर की जो टेरिटरी है उधर खर्च होना चाहिए, जिस पे बहुत सारे लोगों के ग्रीवेंसेस हैं। ठीक है। नंबर 2 ये है कि 100 कार्ड सी PAC अपनी बना के तो वो बाज़ औक़ात उसको लीगलाइज करते, चूँकि PAC के अलावा तो फिर जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है या कोई भी फोरम वो लीगलाइज नहीं हो सकता, वो भी अभी 2-3 साल से है ही नहीं। जबकि आज़ाद कश्मीर में इवन देन आमरीत में, डिक्टेटरशिप में भी PAC का गैप नहीं होता, कहीं बहुत ज़्यादा हो, मैक्सिमम 15-20 दिन होता है। तो आज जो कश्मीर काउंसिल की बात है, आज कश्मीर काउंसिल का जो डेवलपमेंट बजट है वो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी पे लगना चाहिए। और दुरुस्त तजवीज़ है इनकी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज़ाद कश्मीर के सामने वो अकाउंटेबल होने चाहिए, इसलिए कि उसी सरजमीन पे वैसे भी ऑफिशियली वही है, तो प्रैक्टिकली लगे या ना लगे उसी सरजमीन पे वो पैसा लगता है, तो ज़ाहिर उसके लिए उनको अकाउंटेबल एज के PAC के सामने होना चाहिए। ठीक है। ताहिर अनवर साहब, आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त फोकस किस पे रखना चाहिए? चूँकि PWD की बात होती है कि PWD टॉप ऑफ द लिस्ट जो है महकमा है जिसमें करप्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन होती है या नहीं होती। फिर उसके बाद छोटी छोटी स्कीम्स जो होती हैं, जो बल्दियाती निज़ाम है, जो लोकल सतह पे जो स्कीम्स होती हैं, उसमें भी कहा जाता है कि 20-30% खर्च होता है और बाकी हड़प कर जाया करते हैं। तो इसमें आप बताएं कि किस किस महकमे पे इनको फोकस रखना चाहिए? सर, इनको फोकस रखना चाहिए मलिक साहब लोकल बॉडीज़ की जो वजारत है उस पर। आजकल जितनी करप्शन, ग्रास रूट करप्शन, एक करप्शन तो वो है जो PWD की आपने बात की, उस पर सेक्रेटरी इन्वॉल्व हो सकता है, चीफ इंजीनियर होगा, SC होगा, SDO होगा, कोई 2-3 ठेकेदार होंगे, ये 8-10 लोग मिलकर एक करप्शन करेंगे और बदकिस्मती से कोई वजीर मिनिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये 10-12 लोगों की करप्शन है। एक करप्शन है जो लोकल गवर्नमेंट के तहत लोगों को करप्शन लोग करते हैं, और वो बिल्कुल एक आम आदमी से आज नहीं। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतने लो लेवल तक ये जाएंगे कैसे? मैं गुजारिश करता हूँ कि उस लो लेवल पे जाने का बड़ा आसान सिस्टम है। वो ये भी समझते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर दूं कि फ़र्ज़ करें कि लोकल बॉडीज़ में आप देते पैसे, कई पानी का स्कीम देते, कई छोटी सड़क देते, वो फिर सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल होती है। पेपर्स में तो उसका वजूद होता है, और जब ऑडिट पे जाए, ये परफॉर्मेंस ऑडिट भी कर सकते हैं। चेयरमैन PAC को पूरा इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी स्कीम का जाके मौके पर चेक कर सकते हैं। असेंबली की कमेटी जा सकती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पूरे आजाद कश्मीर में हर स्कीम को तो नहीं चेक किया जा सकता है ना, मतलब लोगों से तरीकाकार या तो इंस्ट्रक्शन ये तरीका होना चाहिए। इसका ये होता है कि लोग फीडबैक देते हैं, हम करते रहे अपने दौर में, हमें लोग फीडबैक, लोगों से फीडबैक कैसे लेते हैं आप? लोग चिट्ठी लिखते हैं इस पे
कोई चिट्ठियां आती हैं आपके? टेलीफोन करते हैं लोग। अच्छा, इसमें आरफ साहब ये है कि लोग ज़ाहिर इंटीमेट भी करते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। ताहिर अनवर साहब की भी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपकी बात से ज़्यादा कन्विंस हूँ। ये हज़ारों नंबर ऑफ स्कीम्स हज़ारों होती है, नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। यहाँ ये जो बड़े महकमे उस पर बजट भी आप देख लें, पीडब्ल्यूडी का कितना है, लोकल गवर्नमेंट का, या तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा रखें। फिजिकल वेरिफिकेशन या परफॉर्मेंस ऑडिट के तहत ही 10,000 की स्कीम है या 10 लाख की आप जाके देख सकते हैं। यहाँ ऐसे भी हो रहा है कि मतलब प्री क्वालिफिकेशन होती है पीडब्ल्यूडी में बड़ी कंपनीज की, कोई रूल्स नहीं देखे जाते। यहाँ ऐसे भी हो रहा है कि घर बैठे बंदे को करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है। मैं आपको बताऊँ, एक पैरे के हवाले से इनके नोटिस में भी गुजरा होगा कि 6 करोड़ रुपए की बहुत साल पहले तारकोल खरीदी गई, वहाँ से चली और मुजफ्फराबाद पहुँची नहीं, और उसको किसी बंदे को पेनलाइज करने के लिए, सजा देने के लिए आज तक कमेटियां यही बोल रही हैं कि भाई इसका जिम्मेदार कौन था। बैरोक्रेट्स जो इतने चालाक होते हैं, जो करते हैं ऐसी बात, जो ऑफिसर्स ऐसी बात करते हैं, वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि करते करते या तो मरने वाले किसी बंदे के खाते में जाके पड़ती है, या रिटायर्ड बंदे को जो 20 साल पहले। अब जाहिर है पैरा जो बनता है तो वहाँ पैरा ऑडिट वाले भी कोई खुदाई मखलूक नहीं है, शायद उनकी ज़्यादा मैं समझता हूँ नेग्लिजेंसी होती है। तो बहुत कम पैरे आते हैं जो ड्राफ्ट पैराज आते हैं असेंबली में, कुछ मामला तो नीचे ही तय हो जाते हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन हर प्रोजेक्ट की मुश्किल है। जनरली बात यह है कि जो कुछ हो रहा है बड़े लेवल पे जो पेपर्स में आता है, तो उसको देखा जाए। हाँ बता, अगर किसी अवामी शिकायत के पेश नज़र, जैसे माजी में भी होता रहा, अब भी होगा, तो वो 1, 2, 3, 10, 15 प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वो हजारों प्रोजेक्ट तो नहीं। आप सब क्विकली मुझे बताइएगा, मेरे पास टाइम कम है, कि आप शिकायत लेते किस तरह से हैं? तरीका क्या है कि हर बंदा आपको खत नहीं लिख सकता, और हमारा जो लिटरेसी रेट है उसकी जो सिचुएशन है वो आपके सामने ही है, और फिर टेरन एरिया पूरा आज़ाद कश्मीर के, कहाँ से कोई आपको खत लिखेगा? कोई और भी तो तरीकाकार होना चाहिए अवेयरनेस का कि आप लोगों तक पहुँच सकें। असल में ये है कि जिस डिपार्टमेंट का भी PSC होता है, कुछ तो ज़ाहिर है कुछ अच्छे लोग भी होते हैं डिपार्टमेंट में, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, वहाँ से भी पता चल जाता है, खुद ही कहीं बता देते हैं। फिर लोग भी जो कहीं देखते हैं किसी इलाके में, गांव में, ख़ास जगह पे कि ये बहुत बड़ी करप्शन है, वो चिट्ठी भी लिखते हैं, फ़ोन भी कर लेते हैं। और तीसरी बात यह है कि जिस महकमे का आप PSC कर रहे हैं या जिस ड्राफ्ट पैरा का आप PSC कर रहे हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खुद भी आपके नोटिस में आ जाती हैं ड्यूरिंग डिस्कशन। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ताहिर अनवर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करें आज की PSC का और जो पास्ट फ्यू गवर्नमेंट्स थी, जो आपके बाद एक गैप भी रहा, आपने कहा कि उसमें कोई काम नहीं हुआ, कंपैरिजन कैसे करेंगे? क्विकली बताइएगा। कंपैरिजन ऐसे करेंगे सर कि जो इनकी परफॉर्मेंस है वो सामने आएगी, बाकी को भी आप देखेंगे। लेकिन आपके एक बात का है, वो मैं थोड़ा सा आपकी इतला के लिए कह दूं कि PWD में भी करप्शन है, हेल्थ में भी करप्शन है, फॉरेस्ट में भी करप्शन है। ये बड़े महकमे हैं जिनमें करोड़ों अरबों की है। मैं चेयरमैन PSC से कहूँगा कि इस पर जोर दें। और एक इनके लिए चेयरमैन PSC के लिए बड़ा ट्रस्ट केस है, मैं दुआगो हूँ कि वो करें, वो मुजफ्फराबाद मलबा साजिश केस। ठीक है, मलबा साजिश तो नहीं, मलबा केस है। मेरे पास 2 सेकंड्स है, अगर आप बता सकेंगे उस पे, अगर ये कर जाएं तो मैं इनको वक्त इखराज तहसीन पे तकरीबन कोई 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इस पे हमने शुरू कर दिया है इंशाल्लाह इसी माह में। इस पे एक जो टेक्निकल कमेटी होती है महकमे की, वो बना देंगे और कोशिश करेंगे रियासत के इम्पार्शल तरीन और बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के लोगों पे मुश्तमिल ये कमेटी बनाए। आरफ मलिक साहब आपके थ्रू मैं कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि 3 माह के अंदर जिस किसी ने भी बड़ी करप्शन की है, ये मेरे जाती नुक्ता नजर के तहत 90% ये पैसा, इसका मतलब 3 माह बाद अगर हम प्रोग्राम करें तो उसमें इंशाल्लाह 3 माह के बाद ये रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। बस वक्त खत्म हो गया है। सरदार आबिद हुसैन आबिद साहब, आप चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज़ाद कश्मीर। सरदार ताहिर अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, फॉर्मर मिनिस्टर हैं आप और फॉर्मर चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपका ताल्लुक PMLN से है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमने बात की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उस वाले से हमने बातचीत की, और बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और अपोजिशन ने भी थोड़ा सा कोई अच्छे वर्ड्स बयान किए जो अभी चेयरमैन PSC आज़ाद कश्मीर है सरदार आबिद साहब के बारे में, कि कॉम्पिटेंट हैं, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी जो प्रोग्रेस है वो क्या है, और रिकवरीज के हवाले से कि कितनी रिकवरीज इन फिगर हुई है। दैट्स इट फॉर नाउ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन खुदा हाफिज़।